આજની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी बहुत स्वागत है। और जैसे कि ये वीक की अगर हम शुरुआत देखें पॉजिटिव हुई है क्योंकि बारिश हो रही है, उससे बहुत सेंटिमेंट्स थोड़े कोल्ड हो जाते हैं। जो गर्मी थी उसमें से हम बाहर निकल आए हैं। मार्केट ने भी एक बहुत पॉजिटिवली लिया है। आज अगर देखें तो अच्छे से कारोबार कर रहा है। फ्राइडे का की भी हमने अच्छे से क्लोजिंग देखा था। लेकिन कैसे देख रहे हैं अभी आगे जाके, जैसे कि रिजल्ट सीजन अभी ख़त्म हुई है, मॉनसून का एक 100% प्रेडिक्शन हुआ है। आगे जाके आप कैसे मार्केट में निवेश करोगी और कैसे निफ्टी आगे बढ़ सकता है? देखिए, ये रिजल्ट सीजन की बात उठाई आपने, तो पहली चीज है कि उतनी खास नहीं थी। रिजल्ट सीजन मिक्स थे बहुत रिजल्ट्स, और खाली रिजल्ट्स की बात नहीं है, गाइडेंस भी थोड़ी नमी नमी थी। तो उस चीज के कारण क्या हुआ कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जो जिनके पास पैसा बहुत पड़ा था, जो अप्रैल में उन्होंने पूरा पैसा उसको डिप्लॉय नहीं किया, और मई में ही उन्होंने धीरे धीरे जैसे उनको कुछ क्लैरिटी मिली फ्यूचर के बारे में, उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू किया। मगर मेरा मानना है कि ये गाइडेंस जो वीक था उसका मेन कारण था टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी थी। तो हर इंडस्ट्री अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ी डाउट पे थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत पेसिमिस्टिक गाइडेंस दिया था। पर अब अभी बात सामने ठीक आ रही है कि यूएस ने चाइना के ऊपर भी 90 डे पॉज लगाया। यूएस ने यूके के साथ बीटीए साइन कर दिया। अब यूरोप के लिए भी उन्होंने जुलाई तक का समय दिया है। तो लगता है कि ये टैरिफ वाली अनसर्टेनिटी में भी कुछ 3-4 महीने में, शायद क्रिसमस के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए थोड़ी खत्म हो जाएगी। शायद चीन का और लंबा खींचेगा डिस्कशन, मगर बाकी देश के साथ ट्रम्प की जो है बात खत्म हो जाएगी और टैरिफ का कुछ भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये उम्मीद सामने है। सेकंड चीज जो हमारे मार्केट के लिए है कि अगर ये जरूरी चीज है, और इंडिया का बीटीए पे अभी ध्यान जाता है, और इंडिया का बीटीए में भी बहुत कंटिन्यूअसली बातचीत चल रही है। तो उसमें क्या है कि डेफिनेटली नेगोशिएशन जारी है और हर एक सेक्टर के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट दो फेज में, एक फेज वन बहुत जल्द अनाउंस होगा बीटीए का, और फेज टू शायद अगस्त सितंबर के अंदर हो जाएगा। तो ये आ जाएगी ना, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मेरा मानना है कि जैसे ही ये बीटीए साइन होती है और खबर बाहर आती है कि कौन से सेक्टर को पॉजिटिव नेगेटिव, तब डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स पूरा अपना कैश को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये कंपनी ने बहुत पेसिमिस्टिक गाइडेंस दिया था, मगर अब टैरिफ की अनसर्टेनिटी नहीं है, तो शायद कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है अपने गाइडेंस को। यानी कंसेंसस एस्टिमेट जो फॉर्म हुआ होगा इन कंपनियों के गाइडेंस के साथ, उससे बेहतर अर्निंग्स सीजन आ सकती है। तो अगर 2-3 क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको अर्निंग्स कंसेंसस को बीट करती है, तो मार्केट डेफिनेटली एक अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा जा सकता है और निफ्टी नए हाईज पे पहुंच सकती है। इसको सपोर्ट देने वाली चीज, ऑफ कोर्स, जैसे पता है सबको कि जीएसटी के कलेक्शन अप्रैल में अच्छे आए थे, और सेकंड बात है कि इन्फ्लेशन बहुत घट गया था। तीसरी बात है कि आरबीआई ने भी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया, लिक्विडिटी भरपूर उन्हें उसके पहले ही दिया है। तो ये गवर्नमेंट अगर ये डिविडेंड को लेके खर्चा करती है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली माहौल बन रहा है कि शायद एक अच्छी रेट कट आरबीआई दे सके। इक्विटी मार्केट्स के लिए वो भी बहुत एक फेवरेबल चीज होगी अगर आ गया तो इसलिए मार्केट के लिए वो भी रुझान अच्छी है। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि ये कंजम्पशन के लिए जो 1 लाख करोड़ का जो टैक्स में गिव अवे हुआ, उसका अभी एक ही महीने अप्रैल हुआ है। तो लोग जैसे ही उनके तनखे में देखेंगे कि कैश अभी ज्यादा है, तभी उनका कंजम्पशन का मन आगे बढ़ेगा। तो शायद कंजम्पशन के नंबर भी आपको उम्मीद से बेहतर आने लगेंगे। तो डोमेस्टिकली ये सब पॉजिटिव चीजें हैं जो हमारी मार्केट को सपोर्ट दे सकती है। और इंटरनेशनली भी यूएस का डाउनग्रेड के कारण जो बॉन्ड यील्ड्स में एक छलान आया था ऊपर, मगर बात यह है कि अल्टीमेटली टैरिफ की चीज सेटल होगी तो इनकम भी यूएस का थोड़ा बढ़ सकता है। अभी $3 ट्रिलियन का है यूएस का टोटल इंपोर्ट्स, और एवरेज टैरिफ समझिए 15% भी आता है ना, तो $400 बिलियन का एनुअल इनकम यूएस को भी मिलेगा। तो इसीलिए वो एक राहत आ सकती है कि वंस ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो यूएस की भी फिजिकल सिचुएशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वॉलिटिलिटी जरूर रहेगी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खबर आता है, उसके कारण वॉलिटिलिटी है। सेकंड बात, वॉलिटिलिटी का कारण है कि इंडिया सस्ता नहीं है, क्योंकि जो भी गिरावट होना था सितंबर के बाद एफआईआई सेलिंग के कारण,
डोमेस्टिक ने थोड़ी बाइंग सपोर्ट देके उतना गिरावट नहीं हुआ। यस, गिरावट हुआ है, मान रहे हैं। मगर जैसे ही अभी ये अच्छी खबर आने लगी और मार्केट वापस बढ़ने लगा और एफआईआईज भी वापस आने लगे, और उनका मेन रीजन वापस आना था तेल का दाम में जो कटौती हुआ है। $75 के लेवल से अभी 65 के लेवल पे ब्रेंट क्रूड आ गया, तो वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, इसलिए एफआईआईएस की भी थोड़ी बहुत वापसी आपने देखी। तो इसके कारण मार्केट बहुत गिरा नहीं और एक लेवल पे बॉटम फॉर्म हो गया और अभी वापस चढ़ने लगा। तो मान लीजिए कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत रीजनेबल नहीं है, थोड़ी हायर एंड पे ही है। इसके कारण जो भी न्यूज़ खबर आती है तो वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, मगर जैसे ही अच्छी खबर आती है तो मार्केट नए हैंड्स भी छू सकता है। तो सिचुएशन वही है मेरे मन में कि डोमेस्टिकली सब पॉजिटिव चीजें सामने निकल के आ रही है, और जैसे ही इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी कम होती है, अपने मार्केट्स और हाई लेवल्स पे पहुंच सकते हैं। सही है सुनील जी, लेकिन एक तरफ हम देखें तो टैरिफ का हमें पता नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड्स अपॉन ट्रम्प के क्या सब इकोनॉमीज़ को शांति से आगे बढ़ने देंगे कि नहीं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी बहुत सारी है। और दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में हम एक थोड़ी बढ़ोतरी देख रही है, स्पेशली रशिया यूक्रेन की साइड पे। तीसरी जो बात है कि इंडियन मार्केट्स ऑलवेज थोड़े एक्सपेंसिव नेचर के ही रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी, और जैसे हम देखा है कि 4th लार्जेस्ट अभी इकोनॉमी हम बन गए हैं। कैसे आप देख रहे हो ये सब कॉन्ट्रास्ट नेचर है, और उसमें एफआईआईज का जो हम रुख देख रहे हैं, अभी देखा बहुत सारा अभी विड्रॉल्स हमने देखा है, बीच में लगा कि ओके अभी वो वापस आ रहे हैं। ये सब फैक्टर्स कैसे इंडियन मार्केट्स की जो जर्नी है उसमें रुकावट और एल्स एक पॉजिटिवनेस डाल सकते हैं, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि जो एफआईएस की विड्रॉल हुई 2-3 दिन में, वो उसका कारण था कि यूएस में जो यील्ड्स बढ़ गए हैं, तो जो हेड्ज फंड्स होते हैं जो वहाँ पर बोरो करके निवेश करते हैं, नेचुरली उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गई। तो नेचुरली उनके यहाँ पर उनने सोचा कि अभी मैं इस हायर लेवल पे क्यों बोरो करूँ, तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल फ्लो इम्पैक्ट हो गया। सेकेंड, पिछले 3-4 हफ्ते से बहुत सारे हेज फंड्स ने इन्वेस्ट भी किया है, तो उनको भी लगा कि ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी सामने है, तो क्यों ना कुछ प्रॉफिट बुक करना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म हेज फंड्स की एक्शंस है जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ जा रही है, और वो जारी रहेगी। तो ये शॉर्ट टर्म हेज फंड्स ऑलवेज उनका सोच होता है 1 महीना 3 महीना ऐसे आउटलुक, और क्योंकि ऐसी सिचुएशन एक अनसर्टन सिचुएशन है, वो भी क्विकली रोटेट करेंगे अपने कैपिटल को मार्केट टू मार्केट, और जहाँ पे प्रॉफिट बनता है बुक करेंगे, जहाँ पे उनको वैल्यू दिखता है उधर जाएंगे। तो ये एक मैटर है जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना होगा कि वॉल्टिलिटी एफआईएस के कारण जारी रहेगी, और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जो उस वॉल्टिलिटी को काउंटर कर सकते हैं वो भी वेट करेंगे, क्योंकि उनको भी क्लैरिटी क्लियरली चाहिए बीटीए से कि कौन से सेक्टर में पॉजिटिव आउटलुक आएगी, कौन से में नहीं। तो इसलिए वो भी थोड़ा धीरे धीरे अपना कैश को डिप्लॉय करेंगे, तो गिरावट को थोड़ी आने देंगे, उसके बाद सस्ते में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगी, उससे कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि सेकंड, जैसे आपने बताया अभी रशिया यूक्रेन की बात, ये सब न्यूज़ फ्लो उसके कारण भी वॉलेटिलिटी आती है, राइट। मगर मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म एफआईआईज जो है वो अब यूएस से पैसा निकालकर इमर्जिंग मार्केट की ओर ज्यादा निवेश करेंगे, यही मेरी सोच है। और इमर्जिंग मार्केट के अंदर जरूर चीन की मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लगती है उन्हें, क्योंकि वैल्यूएशंस के तौर पर चीन बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर यूएस चाइना का कोई ट्रेड डील हो गया तो डेफिनेटली चाइनीज इकोनॉमी में थोड़ी बाउंस बैक देख सकते हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी। तो डेफिनेटली चाइना के साथ कंपटीशन होगा इंडिया के फ्लोस में, मगर वो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाहर के जो बाकी मार्केट से शायद डाइवर्ट हो सकता है चाइना को। इंडिया का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडिया की ओर जो आता है वो आता रहेगा, क्योंकि हमारी भी बीटीए लाइन में है, और हमारी बीटीए क्लोज होगी तो बहुत पॉजिटिव होंगे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। कोई सेक्टर को नेगेटिव होगा, क्योंकि हर बीटीए में एक विन विन सिचुएशन होता है कि कुछ वो जीते कुछ हम जीते। तो नेचुरली कुछ सेक्टर्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ये प्रिडिक्ट करना कि कौन से, जो हमारी ट्रेड टीम उधर डायलॉग पे कर रही है, कुछ ना कुछ उनको दाव में डालना पड़ेगा कि ये सेक्टर को ठीक है हम इग्नोर करते हैं, ये सेक्टर को हम फायदा उठा सकते हैं। तो उस
को प्रेडिक्ट करना आज मुश्किल है। इसलिए कुछ सेक्टर ऊपर-नीचे जा सकते हैं, जैसे बीटीए अनाउंस होती है, मगर ओवरऑल बीटीए का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। तो वो क्लैरिटी आ जाती है, तो भरपूर पैसा एफआईआईज़ की ओर से इंडिया की ओर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि ये जो वॉलेटिलिटी का वक़्त है, ये एक अच्छा मौका है डोमेस्टिक निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि खाली एक बड़ी अनसर्टेनिटी सामने है, वो है कि बीटीए कब साइन होगी। जब वो हो जाती है ना, फिर सभी अनसर्टेनिटीज़ निकल जाते हैं, तो फिर रास्ता मार्केट को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत तेज़ी पकड़ सकती है। तो अभी एक ग्रेजुएट टाइम में निवेश करना अच्छा है। ये वॉलेटिलिटी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको इस वॉलेटिलिटी के कारण कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स अभी भी आपको सस्ते में मिल रहे हैं रिलेटिव टू द पास्ट। ऐसा नहीं कि कोई भी सेक्टर बहुत-बहुत वैल्यू ज़ोन में आ गया है। कुछ ज़्यादातर है क्लोज़र टू वैल्यू, कुछ ज़्यादातर हायर इन वैल्यू, मगर फिर भी मेरा मानना है कि ये गुड टाइम टू बाय है बिफोर द बीटीए का साइनिंग अनाउंस होता है। ट्रेड अग्रीमेंट जब तक साइन नहीं होता है इंडिया और यूएस के बीच में, तो एक थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, आप कह रहे हैं। लेकिन तब तक तो श्योर बेट बोले कि श्योर होराइजन बोले, वो एक जो है डोमेस्टिकली, क्योंकि हमारे मार्केट्स और हमारी इकोनॉमी बहुत सारी बाजिंग है, तो वो है डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स। आप यहाँ क्या अभी निवेश कैसे करेंगे, और जो वॉलेटिलिटी फैक्टर है उसको ध्यान में रखते कौन से सेक्टर्स को आपको लग रहा है कि अभी निवेश करना ही चाहिए? तो मेरा व्यू है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सबसे बेस्ट सेक्टर है। इसका कारण सिंपल है, 1 लाख करोड़ का जो बजट में गिव अवे, फिर रेट कट के कारण जो भी ईएमआईज़ में कटौती होगी, और एक अच्छी मानसून के कारण जो रूरल डिमांड में सपोर्ट मिलेगा, ये गवर्नमेंट के टैक्स गिव अवे के कारण अर्बन में सपोर्ट मिलेगा, तो रूरल और अर्बन डबल इंजन कंजम्पशन में फायर हो सकता है। और इस रिड्यूस्ड ईएमआई और एडिशनल कैश फ्लो टैक्स सेविंग के कारण उसको यूज़ करेंगे बड़े घर, बड़े गाड़ियाँ खरीदने में। तो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी रियल्टी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हाई एंड रिटेल, यहाँ पे मेरा मानना है कि एक अच्छी, और फेस्टिवल सीज़न भी आ जाएगी, गणेश चतुर्थी 2-3 महीने में, तो एक कंज़म्पशन के लिए माहौल अच्छा है, बट सस्ता नहीं है, क्योंकि मार्केट को ये पता है चीज़, तो इसलिए आपको वहाँ पे एक निवेश करने के लिए क्लैरिटी, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ इनकम दिखता है उधर कंपनीज का, मगर सस्ता नहीं है, बट फिर भी एक अच्छी सेक्टर है वो। दूसरी होगी बीएफएसआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रिकवरी हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी नहीं हुआ उतना, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक कंफर्ट क्या है कि उनकी लेंडिंग में जो ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन्स करते हैं ना, वो फिक्स्ड रेट पे होता है। अभी क्या होता है कि रेट कट होता है, तो नेचुरली डिपॉजिट्स के ऊपर उनको कटौती करने की प्रेशर होती है, और अगर वो नहीं कर पाए, तो उनके हाउसिंग लोन्स और कॉर्पोरेट लोन्स भी फ्लोटिंग रेट होते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेगा करके एक कंसर्न है। मगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, क्योंकि उनके फिक्स्ड रेट लोन्स है, जैसे ऑटो और पर्सनल लोन्स, उनके ऊपर निम का उतना प्रेशर नहीं होगा। सेकंड, रिटेल लेंडिंग में वो पब्लिक सेक्टर बैंक से आगे है। तो दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ी महंगे लग रहे हैं, फिर भी मेरा मानना है कि बिज़नेस ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ उनका अच्छा आएगा। तो एक शॉर्टर टर्म, साल, डेढ़ साल की आउटलुक में मेरे को प्राइवेट सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। मगर एक 3 से 5 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी मुझे आउटलुक दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंजम्पशन के बाद आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो प्राइवेट सेक्टर का कैपेस भी शुरू होगा, तब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लोन बुक बहुत अच्छा बढ़ सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर पे, और तीसरी बात है कि बैंकिंग के अंदर आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का भी फी बेस्ड इनकम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलता है ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो थोड़ा बहुत ये पैसा जो लोगों के हाथ में है, वो खाली कंजम्पशन में भी नहीं, मगर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ये बेनिफिट भी मिलेगा। तो एक सेफ्टी के तौर पर मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छे लग रहे हैं एट दिस मोमेंट। ओवरऑल बीएफएसआई में खरीदें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का थोड़ा टाइम देना चाहिए, वक्त। फिर एक सेक्टर है जो, आपने डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर की बात की, तो ये दोनों सेक्टर मुझे सामने दिख रहे हैं, मगर कैपिटल गुड्स और इंफ्रा का जो है, मुझे सिक्लिकली एक अप ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा अगर आपके पास लंबा अवधि है टाइम इन्वेस्टर निवेश के लिए, 3 से 5 साल का, तो मेरे लिए वो बिल्डिंग मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट,
कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ये सब भी अच्छे लग रहे हैं, मगर थोड़ा वक़्त आपको देना चाहिए कि उनको एक जैसे मैंने कहा कंज़म्पशन बढ़ेगी, फिर कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर लोन्स कॉर्पोरेट लोन्स कैपेसिटी के लिए होंगे, उसके बाद वो एग्ज़ीक्यूट होंगी, तो डेफ़िनिटली ये पाइपलाइन और ऑर्डर बुक दिखने लगेगा साल, डेढ़ साल में, तो तब वो आपको वापस और ये भी रेट सेंसिटिव है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कटते-कटते आपको कॉर्पोरेट्स भी निवेश करने की सोचेंगे। तो ये 3 हो गए डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स जो मुझे पसंद है आज। हुँ। साथ में अगर हम देखें तो डिफेंस एज़ अ सेक्टर में काफ़ी समय से बहुत सारा बज़ रहा है और मे बी जेस्टेशन पीरियड यहाँ लंबा होता है लेकिन और वैल्यूएशन भी थोड़े हायर है। लेकिन एज़ अ सेक्टर अगर निवेश करना है लॉन्ग बैट के लिए तो आप यहाँ काम करोगे? 7 से 10 साल हुँ। से कम नहीं, क्योंकि वैल्यूएशंस में अच्छी खबर सब दाम में है आज। उससे भी बेहतर आ सकती है नंबर्स क्योंकि पॉजिटिविटी क्या है, ये इंडो-पाक वॉर के कारण 40,000 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, डिफेंस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से ही मिलेंगे। 2 साल, डेढ़ साल में उनको कंप्लीट करना होगा। नंबर 2 अगर बात ये है कि यूरोप में आपको नेटो का जो सपोर्ट अमेरिका उतना अभी नहीं दे रही, तो हर यूरोप की देश अपना एक डिफेंस का बजट बढ़ा रही है और इंडिया का जो इंडो पाक वॉर में मॉडर्न वॉरफेयर का जो आत्मनिर्भर भारत में जो भी हमने किया, तो उनका बहुत अच्छा एक प्रदर्शन हुआ है। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या अपना अदर ये आकाश डिफेंस सिस्टम हो, तो ये हमारी ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग ये सब के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छी बढ़ सकती है और मैंने देखा कहीं कि गवर्नमेंट 21,000 करोड़ की एक्सपोर्ट से उसको 50,000 करोड़ दुगना करने की 2030 तक प्लान रख रही है। तो अगर ये एक्सपोर्ट बूम भी चला तो नेचुरली ये जो हम ऑर्डर बुक की जो ये कर रहे हैं, डेफिनिटली वो प्ले आउट होगा। मगर क्योंकि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्टर है, सिक्लिकलिटी ज़्यादा होता है और मार्केट में कुछ खबर नेगेटिव खबर आती है तो गिरावट भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको 7 से 10 साल का टाइम आप रख लीजिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत रन अप इंडो पाक वॉर के बाद वापस वो सेक्टर में रन अप हो गया है। तो अभी थोड़ा लेट है एंट्री फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मगर लॉन्ग टर्म ये सेक्टर का ग्रोथ लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा है और इसीलिए मेरा मानना है कि आपको अगर लंबी अवधि 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम रखें, तो डेफिनिटली इस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। सुनिए जी, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मानसून अभी शुरुआत हो गई है और मानसून फेसिंग सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं और जैसे कि अपना देश एग्रीकल्चर फोकस नेचर्स है और वहाँ हमने देखा है कि FMCG सेक्टर्स और रिलेटेड सेक्टर्स लाइक फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ और साथ में उसकी वजह से ऑटो सेक्टर और उसमें भी हमको पॉजिटिवनेस दिख सकते हैं। कोई यहाँ कोई सेक्टर्स आपको पसंद है निवेश के लिए? अ, देखिए मुझे तो यहाँ पर ट्रैक्टर्स का जो सेल्स होता है वो मानसून के कारण बहुत अपटिक मिलती है और सेकंड जैसे आपने कहा एफएमसीजी बिकॉज रूरल में ना उनको जब अच्छी मानसून आती है तभी वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है खरीदारी करने में। तो डेफिनेटली एफएमसीजी का एक रूरल बेंट है, ज़्यादातर एफएमसीजी उधर रूरल से होता है। तो डेफिनेटली एफएमसीजी और ट्रैक्टर्स ये दोनों आगे दिख रहे हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का मेरा मानना है कि यस वो भी एक पॉजिटिव ज़रूर मानसून के कारण सोइंग हो गया ज़्यादा तो डेफिनेटली बट मानसून का क्या है ना कि आपको खाली आप मानसून की नंबर को खाली देख के डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिस्पर्शन ऑफ द मानसून अभी मुंबई शहर में बारिश बरस के क्या फायदा फर्टिलाइजर को, राइट? आपको जहाँ पे गेहूं का या गन्ने का या जो भी फील्ड्स में हो रहा है उधर बारिश की जरूरत है। तो हमें मानसून को भी स्टडी करना चाहिए कि क्या डिस्पर्शन ऑफ द मानसून ठीक चल रहा है, खाली शहर में बारिश गिर रही है या फिर रूरल इंडिया में गिर रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और जनरली इस पीरियड में आपको मानसून के कारण फूड प्रोडक्शन अच्छी होगी करके आपको इन्फ्लेशन और कम होने की एक आशा रख सकते हैं। तो नेचुरली आपको रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए और भी एक पॉजिटिव चीज आती है इसके कारण। जी।
कोर्स, तो उसके मानसून के एडवांसमेंट और कवरेज पे भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ मानसून अच्छा आ रहा है, आप बोल रहे हैं। वही नोट पे सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને એ સાથે જ મને પણ આવશે રજા. પછી ડારા રહી જશે NBC વચ્ચે સાથે. નમસ્કાર.